Bismillahirrahmanirrahim. This is Haseeb Malik, your physics teacher. Dear students, एंटिटेस्ट फिज़िक्स के हवाले से जैसे कि एक स्टूडेंट्स के माइंड में कन्फ्यूजन रहती है कि बहुत मुश्किल है, इसको कैसे क्लियर करना है, इसमें क्या टेक्निकल चीज़ें हैं, तो थोड़ा सा आज पहले हम उस पर ओरिएंटेशन पे बात करेंगे एंड आफ्टर फ्यू मिनट्स ऑन दैट वी विल डिस्कस अबाउट यूनिट नंबर 1 जो कि मेजरमेंट्स है MD-CAT फिज़िक्स का. टॉकिंग अबाउट माई इंट्रोडक्शन, आई एम हसीब मलिक एंड फिज़िक्स इज़ माई सब्जेक्ट. और इस फील्ड में अराउंड अबाउट 10 ईयर्स प्लस का मेरा टीचिंग एक्सपीरियंस एंड डिफरेंट मल्टीपल सेशंस डिफरेंट इंस्टीट्यूट में पढ़ा चुका हूँ. ओके, फिज़िक्स के हवाले से इन पर्टिकुलर हम बात जैसे कि कर रहे हैं कि MD-CAT 2019 जो कि अभी तक सिलेबस हमारे पास अपडेटेड है, पॉसिबली 2020 में भी हमारे पास सिलेबस यही होगा. एंड वी हैव 40 क्वेश्चंस इन टोटल इन फिज़िक्स, जबकि टोटल क्वेश्चंस 200 हैं, जिसके लिए हमारे पास 150 मिनट्स है. एंड प्रीवियस ईयर में नेगेटिव मार्किंग नहीं थी. लेट्स होप कि इस ईयर में भी नेगेटिव मार्किंग हमारे पास पेपर में नहीं होगी. मूविंग फॉरवर्ड, अगर हम इन पर्टिकुलर फिजिक्स में ही बात करते हैं, देयर आर टोटल 16 यूनिट्स, जिसमें नंबर 1 इज मेजरमेंट्स, नंबर 2 इज मोशन एंड फोर्स, 3 वर्क एनर्जी एंड पावर, नंबर 4 सर्कुलर मोशन, नंबर 5 ऑसिलेशन, 6 वेव्स, 7 लाइट, 8 हीट एंड थर्मोडायनामिक्स, 9 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, 10 करंट इलेक्ट्रिसिटी, 11 इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, 12 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, 13 deformation of solid, number 14 electronics, number 15 modern physics, and number 16 last but not the least that's nuclear physics. So पहले 8 units अगर हम नोट करें, first 8 units are from the first year portion और next 8 units जो है वो second year portion से लिए गए हैं. जी, फिज़िक्स के हवाले से MD-CAT या किसी भी एंटी टेस्ट में जो टेक्निकल चीज़ें हमें जिनका ध्यान रखना पड़ता है वो क्या है, उस पर हम कुछ डिस्कशन करते हैं, फिर इंशाल्लाह हम यूनिट 1 स्टार्ट करते हैं. MD-CAT फिजिक्स में अगर हम क्वेश्चंस को डिवाइड करते हैं, देयर आर 3 ब्रॉडर कैटेगरीज ऑफ क्वेश्चन. नंबर 1 इन्फो एंड मेमोरी बेस्ड कॉन्सेप्ट्स क्वेश्चंस, नंबर 2 न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चंस, नंबर 3 डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन. मोस्टली क्वेश्चन इसी 3 कैटेगरी में लाई करते हैं. अच्छा, अब इन क्वेश्चंस को ग्रैब करने के लिए, इनको सॉल्व करने के लिए जो स्किल्स हमें रिक्वायर्ड हैं, अगर हम उसको समराइज करें कुछ पॉइंट्स की फॉर्म में, तो हमारे पास कुछ पॉइंट्स में नंबर 1 कि यूजिंग दी मेमोराइज्ड डाटा या कॉन्सेप्ट्स इन इंफॉर्मेशन बेस्ड क्वेश्चंस, कि आपने इंफॉर्मेशन बेस्ड क्वेश्चन वाले जो सवाल हैं उनको आपने कैसे रिलेट करते हुए सॉल्व करना होता है. नंबर 2 वी हैव रिलेटिंग द क्वेश्चंस विद एक्वायर्ड नॉलेज, यानी कि सेकंड स्किल जो आपसे डिमांड करता है टेस्ट कि आप क्वेश्चंस को ऑलरेडी एक्वायर्ड नॉलेज के साथ कैसे कनेक्ट करना सीख लेते हैं. नंबर 3 ट्रेसिंग द राइट इक्वेशन, जो कि मोस्ट क्रूशियल फैक्टर है कि इक्वेशंस आप लोग याद तो बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से कर लेते हैं, लेकिन एट द वेरी पॉइंट जब आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो करेक्ट इक्वेशन ट्रेस कैसे करनी है, ये भी एक इंपॉर्टेंट स्किल है जो कि आप प्रैक्टिस के जरिए से सीखते हैं. एंड नंबर 4 वी हैव परफॉर्मिंग दी करेक्ट एंड स्पीडी मैथमेटिकल कैलकुलेशन. जैसे कि अगर हम 2017 के पेपर की बात करते हैं, पेपर कॉन्सेप्चुअली इतना टफ नहीं था, लेकिन उसमें जो कि कैलकुलेशन ज़रा लेंथी थी तो बच्चों को उसमें सॉल्व करने में टाइम ज़्यादा लगा. सो हमें शॉर्टकट्स भी रिक्वायर्ड हैं, स्पीडी कैलकुलेशन भी रिक्वायर्ड होती है. नंबर 5 अंडरस्टैंडिंग द गिवन डायग्राम, स्पेशली डायग्राम वाले क्वेश्चन में बच्चे परेशान हो जाते हैं कि हम इसमें से कैसे सोल्यूशन निकालेंगे. सो डायग्राम वाले क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करना भी एक इंपॉर्टेंट स्किल है. एंड लास्ट स्केचिंग द सिचुएशन या क्वेश्चन व्हेन नीडेड. समटाइम इट हैपेंस दैट कि क्वेश्चन आपके पास आया, उसमें स्टेटमेंट है बट उसमें कहीं डायग्राम उसने खुद से ड्रॉ नहीं की. अब स्टेटमेंट को ईजी बनाने के लिए, कॉम्प्रिहेंसिव बनाने के लिए इट इज़ कंपल्सरी कि हम उसका स्केच कहीं ड्रॉ कर लें, या माइंड में वो रफ वर्क आपके माइंड में होना चाहिए. सो ये सारी सी चीज़ें जो हैं ये आपके क्वेश्चंस को सॉल्व करने में इंपॉर्टेंट है. इन सब चीज़ों का हमें ध्यान रखना है. नाउ MD-CAT फिजिक्स में यूनिट नंबर 1 जो कि मेजरमेंट है, आज हम उसको डिस्कस करेंगे. इसके जो सब टॉपिक्स शामिल हैं, एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, वी हैव नंबर 1 फिजिकल क्वांटिटीज, न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड एंड द यूनिट. नेक्स्ट वी हैव इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, जिसमें SI बेस यूनिट ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज है, उसके बाद उसके डिराइव यूनिट्स हैं. नंबर 3 हमारे पास प्रीफिक्सेस हैं, उसके सिंबल्स को डेसिमल, मल्टीपल्स और सब मल्टीपल्स में इंडिकेट करने का मेथड सीखना हमने. उसके बाद एरर्स एंड अनसर्टेनिटी का कॉन्सेप्ट आएगा. फिर comparison between systematic error and the random error. Next we also have fractional uncertainty and the percentage uncertainty, and the last one is assessment of total uncertainty in the final result. So that's portion from chapter number 1 of physics 1. ओके, हमने लेक्चर को 6 हिस्सों में डिवाइड करना है. अब इसमें सबसे पहले अगर हम देखें तो मेजरमेंट है, फिर फिजिकल क्वांटिटीज़ है, इंटरनेशनल सिस्टम
ऑफ यूनिट्स है, प्रीफिक्सेस हैं, एरर्स, अनसर्टेनिटीज़ हैं, असेसमेंट ऑफ टोटल अनसर्टेनिटी इन द फाइनल रिजल्ट है। ओके, मेजरमेंट की अगर मैं बात करता हूँ कि मेजरमेंट क्या है, जैसे अगर हम उसको ट्रांसलेट करते हैं, मेजरमेंट में पैमाइश करना, किसी चीज़ को मेजर करना, अगर हम उसको थोड़ा साइंटिफिक वे में डिफाइन करें तो वी कैन डिफाइन दिस। Now definition is, it is a mechanism that deals with scientific methodologies to gauge and calibrate numbers, various physical quantities in terms of numbers and units। कि एक ऐसी टेक्निक जिसमें हम फिजिकल क्वांटिटीज़ को गेज करना यानी कि मेजर करना, उसको अंडरस्टैंड करना, उसको वैल्यूज़ के फॉर्म में लेके आना और उसको कैलिब्रेट करना, यूनिट्स की एडजस्टमेंट करना, किस फॉर्म में, नंबर्स एंड यूनिट्स की फॉर्म में, दैट इज कॉल्ड द मेजरमेंट। सो जैसे कि देख सकते हैं मीटर रॉड है, वर्नियर कैलिपर है, स्क्रू गेज है, इन तीनों का बेसिक काम क्या है? लेंथ मेजर करना, थिकनेस मेजर करना, डायमीटर मेजर करना। और बेसिकली ये कर क्या रहे होते हैं? ये फिजिकल क्वांटिटीज़ जैसे लेंथ है उसको गेज कर रहे होते हैं, कैलिब्रेट कर रहे होते हैं। और आंसर नॉर्मली आप जैसे कि जानते हैं, लेंथ फॉर एग्जांपल अगर 10 सेंटीमीटर है तो अब इसमें दो चीज़ें हैं ना, एक चीज़ है नंबर और दूसरी चीज़ है सेंटीमीटर, जो कि हम यहाँ पे देख चुके हैं कि मेजरमेंट में दो चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, जिसमें एक नंबर भी होना चाहिए और यूनिट भी होना चाहिए। ओके, फिजिकल क्वांटिटीज़ जैसे कि बुनियादी डेफिनेशन आप ऑलरेडी एफएससी में पढ़ चुके हैं। अगर हम इसको थोड़ा सा ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में देखेंगे क्या चीज़ है, फिजिकल क्वांटिटीज़ को 4 पैरामीटर्स पे जज किया जाता है। नंबर 1, ऐसी क्वांटिटीज़ जिसको हम ऑब्जर्व कर सकें। नंबर 2, जिसको हम मेजर कर सकें। नंबर 3, जिनकी फिजिकल सिग्निफिकेंस हो। एंड नंबर 4, इन टर्म्स ऑफ विच लॉज ऑफ फिजिक्स आर डिफाइंड, कि ऐसी क्वांटिटीज़ जिनका इस्तेमाल करते हुए हम फिजिक्स के लॉज बना सकते हैं, उनको भी फिजिकल क्वांटिटीज़ कहते हैं। जैसे कि कॉमन एग्जांपल हम यूज़ कर लेते हैं, F = ma। अब फोर्स भी फिजिकल क्वांटिटी है, मास भी फिजिकल क्वांटिटी, एक्सेलरेशन भी फिजिकल क्वांटिटी। तो इन तीनों क्वांटिटीज़ को यूज़ करते हुए हमने न्यूटन्स सेकंड लॉ जो है वो बना लिया। सो ये क्राइटेरिया है फिजिकल क्वांटिटीज़ को कैलिब्रेट करने का कि उनके 4 पैरामीटर्स होते हैं, अगर वो फॉलो करेंगे तो हम उनको फिजिकल क्वांटिटीज़ का नाम देते हैं। नंबर ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज़ अगर बात करें तो देयर आर हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ नंबर ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज़, देयर इज़ अ लार्ज नंबर ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज़। टॉकिंग अबाउट कंपोजिशन के फिजिकल क्वांटिटीज़ किन चीज़ों को मिला के बनती है। एवरी फिजिकल क्वांटिटी मस्ट हैव अ मैग्नीट्यूड, ये तो कंपल्सरी है। यू कैन सी दैट कि मैग्नीट्यूड इन दोनों में कॉमन है। अगर डायरेक्शन नहीं होगी और अंडरस्टूड है कि वो स्केलर है, अगर डायरेक्शन होगी तो अंडरस्टूड दैट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। सो इन जनरल बात करते हैं कि मैग्नीट्यूड कंपल्सरी है फिजिकल क्वांटिटी का, और किसी भी मैग्नीट्यूड में 2 उसके इंग्रेडिएंट्स होते हैं। नंबर 1, इट इज़ अ न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड विच इज़ अ नंबर, एंड सेकंड वन इज़ यूनिट, जिसको हम स्टैंडर्ड भी कहते हैं। जैसे कि कॉमन एग्जांपल हम यूज़ कर लेते हैं, मास = 10 किलोग्राम। अब मास की मेजरमेंट में ये इटसेल्फ कंप्लीट मैग्नीट्यूड है। इस मैग्नीट्यूड के 2 पार्ट्स हैं। फर्स्ट पार्ट इज़ अ नंबर, जिसको हम न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड कहते हैं, एंड द सेकंड पार्ट दैट इज़ केजी, जिसको हम यूनिट या स्टैंडर्ड कहते हैं। टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज़ वी कैन हैव कांस्टेंट्स। अब कांस्टेंट्स में 2 पॉसिबिलिटीज़ होती हैं। एक कांस्टेंट्स वो हैं जो कि यूनिवर्सल कांस्टेंट्स होते हैं, यानी कि आप जहाँ से भी मेजर करेंगे, जिस सिचुएशन में मेजर करेंगे, हमेशा वो कांस्टेंट रहेंगे, उसमें वैल्यू चेंज नहीं होती। सो इनके कॉमन एग्जांपल में ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, स्पीड ऑफ लाइट है, प्लैंक कांस्टेंट है। ये वो कांस्टेंट है जो हमेशा आपको कांस्टेंट ही दिखाई देंगे, कभी इसमें वेरिएशन नहीं आती। और इनके यूनिट्स भी होते हैं। सेकंड ऑप्शन इज कांस्टेंट्स दैट वेरी फ्रॉम केस टू केस। ऐसे कांस्टेंट जो कंडीशनली चेंज होते हैं, जैसे प्योर रेशोज इसकी एक एग्जांपल है कि इनका यूनिट नहीं होता, क्योंकि सेम यूनिट्स की रेशो है। जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n = c/v, मीटर पर सेकंड ओवर मीटर पर सेकंड यूनिट नहीं आएगा। मैग्निफिकेशन है β/α, करंट गेन है IC/IB। सो इट मीन्स हम कह सकते हैं कि कांस्टेंट वेरी करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं इसी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात कर रहा हूँ, एयर के लिए डिफरेंट है, वाटर के लिए डिफरेंट है, तो ये वेरी करने वाले केसेस हैं। अगर ये प्योर रेशो है तो इनका यूनिट नहीं होना चाहिए। फिर अदर ऑप्शन में दे कैन हैव यूनिट एज वेल, जैसे कि वाटर की विस्कोसिटी वाटर के लिए फिक्स कांस्टेंट है, एयर के लिए डिफरेंट है, ग्लिसरीन के लिए डिफरेंट है, और इनके यूनिट्स भी होते हैं। इस तरह स्प्रिंग कांस्टेंट, वैल्यू ऑफ जी भी वेरी करती है डिफरेंट प्लैनेट्स पे। तो ये वेरी फ्रॉम केस टू केस है, एंड दे ऑल्सो पोजेस सम यूनिट। स्केलर्स क्या हैं? ऐसी क्वांटिटीज़ जिसपे न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड और इसमें यूनिट होता है, डायरेक्शन नहीं होती है। डिस्टेंस, स्पीड एंड वर्क इसकी एग्जांपल्स हैं। नाउ व्हाट आर वेक्टर क्वांटिटीज़? वेक्टर्स न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड भी है, यूनिट भी है, डायरेक्शन भी है। डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन इसके एग्जांपल्स हैं। फेजर्स भी एक टाइप है क्वांटिटीज़ की। एज द वर्ड इंडिकेट्स फेज,
इसका मतलब है इसमें फेज एंगल थीटा इन्वॉल्व होता है, और ये चीज़ हम अगर इसको कैलिब्रेट करते हैं कि इसमें न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड कंपल्सरी है, यूनिट कंपल्सरी है, और इसके अलावा इसमें फेज भी होना चाहिए। अब इसकी कॉमन एग्जांपल जो आपने सेकेंड ईयर की बुक में पढ़ा, ऑल्टरनेटिंग सर्किट्स, एसी सर्किट्स। अब एसी सर्किट्स में एक शॉर्ट टॉपिक स्टार्ट में आपने पढ़ा होगा फेजर वेक्टर क्वांटिटीज़, यानी कि हम एसी क्वांटिटीज़ को इन टर्म्स ऑफ फेजर वेक्टर भी डिनोट कर सकते हैं क्योंकि उनका फेज चेंज हो रहा होता है। सिमिलरली अगर हम चैप्टर नंबर 7 की बात करते हैं, एसएचएम के अंदर जो डिस्प्लेसमेंट होती है, जो वेलोसिटी होती है, जो एक्सेलरेशन होती है, इसकी इक्वेशंस x इज इक्वल टू x नॉट साइन थीटा है, सिमिलरली v इज इक्वल टू v नॉट कॉस थीटा है, एंड a इज इक्वल टू a नॉट साइन थीटा है। इन इक्वेशंस पे हम लेटर ऑन इसके यूनिट पर डिस्कशन करेंगे। सो अब चूंकि ये थीटा फेज पे डिपेंड कर रहे हैं, तो ये बेसिकली क्या बन जाएंगे, फेजर क्वांटिटीज, क्योंकि इनमें मैग्नीट्यूड भी है, यूनिट भी है, और फेज टू फेज इनके वैल्यूज चेंज होती हैं, हर एंगल पे वैल्यूज डिफरेंट है, इसी वजह से हम इनको फेजर्स कहते हैं। जी, मूविंग फॉरवर्ड, टाइप्स अंडर एसआई सिस्टम इंटरनेशनल के मुताबिक हम दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, बेस क्वांटिटीज एंड डिराइव क्वांटिटीज। अब बेस क्वांटिटीज क्या है? ऐसी क्वांटिटीज विच आर नॉट डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ अदर फिजिकल क्वांटिटीज, एंड डिराइव क्या है, विच आर डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ अदर फिजिकल क्वांटिटीज। किसी भी बेस क्वांटिटी को मेजर करने के दो स्टेप्स होते हैं। नंबर 1, चॉइस ऑफ अ स्टैंडर्ड, कि आपके पास एक स्टैंडर्ड होना चाहिए, स्टैंडर्ड ही दरअसल यूनिट होता है। एंड नंबर 2, आपके पास एक एस्टेब्लिशमेंट प्रोसीजर होना चाहिए जिसके ज़रिए से आप मेजर कर सकें, कंपैरिजन कर सकें। अच्छा, अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि कंपैरिजन किन दो चीज़ों के दरमियान करना है। ये प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन भी आया हुआ है, अभी इसको प्रैक्टिस करते हैं हम। कंपैरिजन क्या रहता है बिटवीन द स्टैंडर्ड यानी कि यूनिट, एंड नंबर 2, अननोन अमाउंट ऑफ अ सिमिलर फिजिकल क्वांटिटी। इसके मैं कॉमन से एग्जांपल बहुत इजी दिया करता हूँ कि फॉर एग्जांपल आप शॉप से कुछ परचेज करने जाते हैं, मिसाल के तौर पे आपने चीनी परचेज करनी है, आप शॉपकीपर से कहते हैं कि मुझे 2 किलोग्राम चीनी चाहिए। अब वो 2 किलोग्राम मेजर करने के लिए वो क्या करेगा कि तराजू की एक साइड पे वो 1 केजी वाले 2 मैसेज रखेगा, और उतनी ही कंपैरिजन करते हुए उतनी ही सिमिलर अमाउंट जब वो शॉपर में या शॉपिंग बैग में मेजर करेगा, तो कंपैरिजन मिलने से हमें एक मेजरमेंट मिल जाएगी कि उस शॉपिंग बैग के अंदर जो अमाउंट है अब वो 2 केजी के बराबर है। तो अब आप देख सकते हैं कि इस एग्जाम्पल में हमने दो चीज़ों के दरमियान कंपैरिजन किया। वो अननोन अमाउंट शुगर थी जो कि हमने मेजर करनी थी, एंड स्टैंडर्ड या यूनिट बेसिकली वो 1 केजी का मैस था जो कि उसने 2 पीसेस तराजू के एक साइड में रखे। तो ये किसी भी बेस क्वांटिटी को मेजर करने के 2 बेसिक स्टेप्स होते हैं। आइडियल स्टैंडर्ड क्या है? ऐसा स्टैंडर्ड जो कि 100% एक्सेसिबल हो और इनवेरिएबल हो। एक्सेसिबल मीन काबिल रसाई हो, कि हम वो चीज़ स्टैंडर्ड के तौर पर यूज़ करेंगे जो हम इजीली यूज़ कर पाएँ। फॉर एग्जाम्पल यू कैन से, अगर आपने मैथ्स मेजर करना है तो मैथ्स मेजर करने के लिए आप माउंट एवरेस्ट को तो नहीं ले सकते यूनिट के तौर पे। ऑब्वियसली आपको एक छोटा सा मैथ्स जो 1 केजी का मैथ्स होता है जो तराजू में रखने के लिए यूज़ करना है। तो स्टैंडर्ड हमें वो चूज़ करना पड़ता है जो कि एक्सेसिबल हो और इनवेरिएबल हो, क्योंकि अगर वो वेरी होता रहेगा तो हर दफ़ा रीडिंग डिफरेंट देगा। सो इसलिए ये 2 बुनियादी रिक्वायरमेंट है किसी भी आइडियल स्टैंडर्ड के लिए। बट एट द सेम टाइम these 2 requirements are often incompatible and a compromise is to be made, कि 100% ये जो 2 रिक्वायरमेंट्स होती हैं ये 100% कंपैटिबल नहीं होती। सो माइनर वेरिएशंस आने की वजह से हमारा रिजल्ट अगर 100% ना सही तो अप्रॉक्सीमेटली 99% करेक्ट आ सकता है। सो वी हैव टू मेक अ लिटिल बिट कॉम्प्रोमाइज ऑन द करेक्शंस। अच्छा, अब यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ कि तमाम बेस क्वांटिटीज़ जो हैं जिसमें लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, इंटेंसिटी ऑफ लाइट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है, ये 7 बेस क्वांटिटीज़ ये सारी की सारी इटसेल्फ बाय नेचर स्केलर होती हैं। लेकिन इसमें वाहिद लेंथ एक ऐसी क्वांटिटी है कि अगर आप इसको डायरेक्शन देंगे इट विल बिकम लेंथ वेक्टर या डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। सो इट डजंट मीन कि किसी फिजिकल क्वांटिटी को डायरेक्शन देने से वो वेक्टर बन जाता है, क्योंकि वेक्टर के लिए आपने जो बुक के कॉन्सेप्ट पढ़े हैं उसमें सिंपली आप ये बोलते हैं कि मैग्नीट्यूड होना चाहिए, डायरेक्शन होना चाहिए, बट इसमें एक और चीज़ भी ऐड करनी पड़ती है कि वो लॉज ऑफ वेक्टर को भी फॉलो करे। सो देयरफॉर तमाम बेस क्वांटिटीज़ बाय नेचर स्केलर्स होती हैं, बट ओनली लेंथ जब उसको डायरेक्शन देते हैं तो वो वेक्टर लॉज को फॉलो करती है एंड इट बिकम्स अ वेक्टर क्वांटिटी। हाँ जी, अभी जैसे मैं आपको क्वेश्चन बता रहा था कि प्रीवियस 2019 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन इज द डिफरेंट मैग्नीट्यूड्स ऑफ सेम फिजिकल क्वांटिटीज आर मेजर्ड बाय कंपेयरिंग देम टू। अच्छा बेटा, क्वेश्चन जब आपको दिखाऊंगा तो आपने वीडियो को पॉज करने के पहले खुद गेस करना है कि आंसर क्या होना चाहिए। सो आंसर इज ऑप्शन नंबर डेल्टा। अभी जैसे मैंने आपको बताया कि कंपैरिजन किया जाता है बिटवीन द स्टैंडर्ड एंड द अननोन अमाउंट
अमाउंट जो हमने मेजर करनी है। तो इसकी रीज़न भी आप देख सकते हैं कि यूनिट की डेफिनेशन ही बेसिकली स्टैंडर्ड के सेंस में है कि यूनिट इज़ अ स्टैंडर्ड और सम साइज ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी विद विच द मैग्नीट्यूड ऑफ सेम फिजिकल क्वांटिटीज आर कंपेयर्ड फॉर देयर मेजरमेंट। अच्छा, अब यहाँ बेटा ये देखें सेम का वर्ड क्यों इस्तेमाल किया गया। मतलब अगर आपने मैथ्स मेजर करना है तो मैथ्स को कंपैरिजन घड़ी से तो नहीं करोगे ना। मैथ्स को मेजर करने के लिए आपको मैथ्स के साथ ही कंपेयर करना पड़ेगा। अगर आपको टाइम देखना है तो यकीनन वेइंग मशीन पे टाइम नहीं मिलेगा। आपको टाइम देखना है तो आपको घड़ी की तरफ आना पड़ेगा। सो इट मीन हर क्वांटिटी को उसी की सिमिलर फिजिकल क्वांटिटी से कंपेयर किया जाता है। जी बेटा, नेक्स्ट आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। द क्वांटिटीज विच कैन बी मेजर्ड एक्यूरेटली, दैट इज आल्सो 2017 एमडी कैट पास क्वेश्चन। हाँ जी, इसका भी आंसर सिंपल, पहले आप गेस करेंगे उसके बाद मैं इसको बताऊंगा आंसर आपको कि ऐसी क्वांटिटीज जिनको हम एक्यूरेटली मेजर कर सकते हैं। ऑप्शंस हैं जी बेस क्वांटिटीज अल्फा, बीटा फिजिकल क्वांटिटीज, चार्ली डिराइव क्वांटिटीज एंड डेल्टा इज सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज। सो आंसर इज क्वाइट इजी वन, ऑप्शन बीटा इज द करेक्ट आंसर कि ऐसी क्वांटिटीज जिसको हम एक्यूरेटली मेजर करते हैं वो दरअसल फिजिकल क्वांटिटीज हैं। और आप इसकी रीजन में देख सकते हैं कि ये 4 क्राइटेरियाज जो भी हमने डिस्कस किए थे उसमें एक्यूरेटली मेजर करने का पॉइंट शामिल है। नेक्स्ट, इलेक्ट्रिकल एनालॉग ऑफ मास इन इलेक्ट्रिसिटी इज, 2010 का ये क्वेश्चन था। ओके, क्वेश्चन है इसके मास को जो कि मैकेनिक्स में हम स्टडी करते हैं, ऑब्जेक्ट के मासेस को मेजर करते हैं, इसी के एनालॉगस अगर हम इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म में जाएं तो कौन सी क्वांटिटी हमें रिक्वायर्ड है। एनालॉगस एक तरह से तशबीह देने के मानों में इस्तेमाल होता है। सो आंसर इसमें ऑप्शन हमारे पास अल्फा इज कैपेसिटेंस, बीटा इंडक्टेंस, चार्ली चार्ज एंड डेल्टा इज रेजिस्टेंस। सो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बीटा इंडक्टेंस। अब इसको समझने के लिए अगर हम रीजन देखते हैं जो कि आपके सामने स्क्रीन पे दिखाई दे रही है, अगर हम मास को डिफाइन करते हैं, चैप्टर नंबर 3 फर्स्ट में आपने पढ़ा, द मास ऑफ अ बॉडी इज अ क्वांटिटेटिव मेजर ऑफ इट्स इनर्शिया एंड इट इज द टेंडेंसी टू अपोज एनी चेंज ऑफ स्टेट। ये इसकी डेफिनेशन है। अब इंडक्टेंस क्या है, चैप्टर नंबर 15 अगर आप सेकेंड ईयर की बुक में देखें वहाँ पे आपको इंडक्टेंस की डेफिनेशन मिलेगी। इंडक्टेंस इज दैट प्रॉपर्टी ऑफ एन इंडक्टर दैट अपोजेज एनी चेंज इन द करंट ऑफ द सर्किट। सो जो एनालॉगस हमें मिलता है कॉन्सेप्ट कि जिस तरह मैथ्स मैकेनिक्स में यूज़ करते हैं, सेम वही नेचर आपको इंडक्टेंस देता है इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जी नेक्स्ट वी हैव इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स में जो हमारे पास डिटेल्स है, जैसे कि भी यूनिट के बारे में हम डिस्कशन कर रहे थे। सो व्हाट इज़ अ यूनिट? यूनिट इज़ अ स्टैंडर्ड। यूनिट एक ऐसे स्टैंडर्ड या एक मयार है विद विच अननोन अमाउंट ऑफ सिमिलर फिजिकल क्वांटिटीज आर कंपेयर्ड फॉर देयर मेजरमेंट। इसके एग्जांपल ऑलरेडी मैं आपको दे चुका हूँ, आगे चलते हैं। सिस्टम ऑफ यूनिट्स में 3 तो हैं फंडामेंटल जो पहले यूज़ होते थे, जिसमें FPS है, CGS है, MKS है, SI सिस्टम है। FPS स्टैंड फॉर फुट पाउंड एंड सेकंड, जिसके सिंबल आप देख सकते हैं। CGS स्टैंड फॉर सेंटीमीटर ग्राम एंड सेकंड। MKS स्टैंड फॉर मीटर किलोग्राम एंड सेकंड। SI जो कि सिस्टम इंटरनेशनल की एब्रीविएशन है, जिसमें 7 बेस क्वांटिटीज हैं, 7 बेस यूनिट्स हैं एंड लार्ज नंबर ऑफ डिराइव क्वांटिटीज एंड लार्ज नंबर ऑफ यूनिट्स हैं। So SI is the abbreviation of System International, established in 1960 and contains the set of standard definitions of various physical quantities and units. Types of physical quantities under SI. System International physical quantities को 2 कैटेगरीज में डिवाइड करता है। नंबर 1 इज बेस क्वांटिटीज, नंबर 2 इज डिराइव क्वांटिटीज। अब बेस क्वांटिटीज को बेसिक क्वांटिटीज भी कहते हैं, फंडामेंटल भी कहते हैं। टाइप्स ऑफ यूनिट्स अंडर SI। SI सिस्टम में यूनिट्स की 2 टाइप्स हैं, 3 टाइप्स हैं। नंबर 1 बेस यूनिट्स, नंबर 2 डिराइव यूनिट्स, नंबर 3 सप्लीमेंट्री यूनिट्स। अच्छा, अब यहाँ पे 2 पॉइंट्स क्लियर रखिएगा कि SI के लिहाज से जो टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज हैं वो 2 हैं, बेस एंड डिराइव्ड। अगर यूनिट्स की बात करेगा वो 3 हैं, जिसमें बेस यूनिट्स, डिराइव यूनिट्स एंड सप्लीमेंट्री यूनिट्स हैं। नाउ व्हाट आर बेस यूनिट्स? बेस यूनिट्स क्या है? बेस क्वांटिटीज के यूनिट्स को बेस यूनिट्स कहते हैं, कॉमन डेफिनेशन। अगर हम इन पर्टिकुलर बात करें कि दे आर नॉट डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ अदर यूनिट्स, कि उनको हम फिजिक्स में दे हैव देयर ओन डेफिनेशंस, उनको डिफाइन करने के लिए हम अदर क्वांटिटीज का सहारा नहीं लेते एंड दे आर 7 इन नंबर। द अदर यूनिट्स आर डिराइव्ड फ्रॉम दीज बेस यूनिट्स, जैसे कि टेबल बुक में भी आप देख सकते हैं, आपके सामने है। लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, इंटेंसिटी ऑफ लाइट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ये सारी बेस क्वांटिटीज हैं। और इसके जो यूनिट्स हैं वो भी
अभी आपके सामने है मीटर, किलोग्राम, सेकंड, एम्पेयर, केल्विन, कैंडेला, मोल। स्मॉल एंड कैपिटल लेटर्स का ध्यान रखेंगे। स्मॉल लेटर एंड कैपिटल लेटर फिजिक्स में डिफरेंट सेंस देते हैं, तो जिसका कैपिटल है तो कैपिटल यूज करें, स्मॉल है तो स्मॉल यूज करें। ओके, अब ये जो बेस क्वांटिटीज जो कि 7 है, इनकी स्टैंडर्ड डेफिनेशंस आपकी बुक के ही पेज नंबर 265 पर आपको मिल जाएंगे। इसको आपने थॉरली रीड करना है। इसमें कॉन्सेप्चुअली 12 ऐसी कोई चीज़ नहीं है, सिर्फ आपने इसको रीड करना है और जो उसमें इन्फॉर्मेशन पॉइंट्स हैं वो आप इसमें अंडरलाइन करके इनको मेमोराइज कर लेंगे। यानी कि मीटर की स्टैंडर्ड डेफिनेशन, SI क्या करता है, SI कैसे डिफाइन करता है, किलोग्राम क्या चीज़ है, सेकंड क्या है, केल्विन, एम्पेयर, कैंडेला, मोल। सो ये सारी डेफिनेशंस आपको पेज नंबर 265 पार्ट फर्स्ट की बुक में मिल जाएंगी। डिराइव यूनिट्स क्या है? यूनिट्स ऑफ डिराइव क्वांटिटीज विच आर डिराइव्ड इन टर्म्स ऑफ अदर यूनिट्स, कि ऐसी डिराइव क्वांटिटीज के यूनिट्स जिनको डिफाइन करने के लिए हम अदर यूनिट्स का सहारा लेते हैं। जैसे पहली एग्जांपल आप देख लें, फोर्स इज अ डिराइव क्वांटिटी, इसका यूनिट न्यूटन है। अब न्यूटन को लिखने के लिए आपको अदर क्वांटिटीज का सहारा लेना पड़ा, जिसमें केजी, मीटर एंड सेकंड है, तो कंबाइन करने पे किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर बनता है। सिमिलरली वी हैव वर्क, पावर, प्रेशर एंड चार्ज। अगेन बुक का टेबल बुक से आप ये देख सकते हैं। तो इस तरीके से तमाम डिराइव यूनिट्स को इन टर्म्स ऑफ अदर यूनिट्स कन्वर्ट किया जा सकता है। सप्लीमेंट्री यूनिट्स क्या है? ऐसे यूनिट्स जो ना कि बेस में ना ही डिराइव यूनिट्स में आते हैं, उसकी एक थर्ड कैटेगरी बनाई गई जिसको हम सप्लीमेंट्री यूनिट्स कहते हैं। और इसमें 2 यूनिट्स यूज होते हैं, रेडियन एंड स्टेरेडियन, RAD सिंबॉलिकली एंड SR फॉर द स्टेरेडियन। नाउ टॉकिंग अबाउट रेडियन, कि रेडियन क्या है। अब इसका कॉन्सेप्ट चैप्टर 1 में भी एंड चैप्टर 5 दोनों में आप पढ़ चुके हैं। अगर हम इसको इक्वेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखें कि S इज इक्वल टू R थीटा वाली इक्वेशन आपने पढ़ी है। अगर यहाँ पे कंडीशन लगाएं कि डायग्राम से, जैसे अगर ये सामने रखा जाए, हम चाह रहे हैं कि यहाँ थीटा कितना होना चाहिए, 1 रेडियन। तो 1 रेडियन की शर्त है कि अगर आर्क लेंथ S, डायग्राम से आप देख सकते हैं ये आर्क लेंथ S होती है, अगर इसकी वैल्यू सर्कल के रेडियस के बराबर आ रही है, इन दैट केस इन 2 रेडियाई के दरमियान बनने वाले एंगल को हम थीटा इज इक्वल टू 1 रेडियन लिख सकते हैं, दैट इज इक्वल टू 1 रेडियन। सो ये डेफिनेशन फॉलो हो जाएगी यहाँ से कि 2 रेडियाई के दरमियान एंगल 1 रेडियन होगा अगर उनकी आर्क लेंथ इक्वल टू रेडियस आती है। फिर इन्फॉर्मेशन पॉइंट्स, ये भी आपने बुक में डिराइव किया हुआ, 1 रेडियन इज इक्वल टू 57.3 डिग्री एंड अगर यहाँ से 1 डिग्री निकालेंगे 0.01745 रेडियन, तो यहाँ से पता चलता है कि रेडियन इज अ बिगर यूनिट एज कम्पेयर टू डिग्री। इसके अलावा रेडियन जो है ये यूनिट ऑफ प्लेन एंगल होता है, जिसको हम 2D एंगल भी कहते हैं, और ये सर्कल में बनता है, डायमेंशनलेस क्वांटिटी है। किसी भी कंप्लीट सर्कल में, अभी जैसे हम डिस्कस कर रहे थे, इस सर्कल में हमने इन 2 रेडियाई के दरमियान एंगल को 1 रेडियन बोला था जब ये S इक्वल टू R होता है। अगर मैं आपसे कहता हूँ कि कंप्लीट सर्कल है, कंप्लीट सर्कल थीटा कितना बनाएगा, दैट इज इक्वल टू 2 पाई रेडियन। सो फॉर अ कंप्लीट सर्कल थीटा इज इक्वल टू 2 पाई रेडियंस, जो कि 6.28 रेडियन में भी कन्वर्ट किया जा सकता है। अगर सेमी सर्कल पूछेगा तो हाफ कर दें, इट बिकम्स पाई रेडियन या 3.14 रेडियंस। अगर क्वार्टर सर्कल पूछेगा तो आप डिवाइजर में 4 करने पे, अगर 2 पाई को हम 4 पे डिवाइड कर देते हैं, दैट बिकम्स पाई बाय 2 रेडियंस या 1.57 रेडियन। नेक्स्ट स्टेरेडियन पे बात करते हैं कि स्टेरेडियन क्या चीज़ है। नाउ स्टेरेडियन जो है, एक तो ये कि ये स्फेयर में बनता है, जैसे फुटबॉल शेप है, ये स्फेरिकल शेप है, और सर्कल जैसे अगर हम CD या DVD वाली शेप को माइंड में रखें जिसपे अगर सेंटर से वो हॉलो ना हो, वो सर्कुलर शेप है। तो ये इनफैक्ट 2 डायमेंशनल होता है रेडियन, और स्टेरेडियन जो है वो 3 डायमेंशनल होता है, जो कि स्फेयर में होता है। अब जिस तरह हमारे पास S इज इक्वल टू R थीटा एक फार्मूला है, वैसे ही हमारे पास एक फार्मूला होता है A इज इक्वल टू R स्क्वायर इनटू थीटा, और ये थीटा स्टेरेडियन के अंदर है। अगर मैं यहाँ से थीटा फॉर स्टेरेडियन सेपरेट करता हूँ, जिसको हम सॉलिड एंगल भी कहते हैं, तो फार्मूला बनेगा थीटा सॉलिड इज इक्वल टू एरिया ऑफ द पैच ऑफ द स्फेयर, यानी कि स्फेयर का हम कौन से पोर्शन का एरिया ले रहे हैं, एंड डिवाइजर में R स्क्वायर। एक्चुअली यहीं से फार्मूला बनाया गया। अच्छा, अब जो डेफिनेशन आपने पढ़ी है कि सरफेस का वो एरिया जिसकी वैल्यू R स्क्वायर के बराबर होगी, जैसे डायग्राम में आप देख सकते हो कि सरफेस का ये वाला एरिया जिसको मैं शेड कर रहा हूँ, अगर ये R स्क्वायर के बराबर हो जाता है तो सेंटर यहाँ पे जो बनने वाला एंगल है ये 1 स्टेरेडियन के बराबर हो जाता है। तो यही इसकी डेफिनेशन होती है कि इफ A इज इक्वल टू R स्क्वायर, इन दैट केस थीटा फॉर्म्ड एट द सेंटर दैट इज इक्वल टू 1 स्टेरेडियन। सो ये चीज़ आप यहाँ से इसकी रीज़न से भी देख सकते हो, यहाँ डिराइव भी किया हुआ है कि 1 स्टेरेडियन आंसर कैसे आता है, क्योंकि एरिया ऑफ पैच हमने जो पुट करना था यहाँ पे वो R स्क्वायर पुट करना था। तो सॉल्व करने के बाद हमारे पास आंसर 1 स्टेरेडियन को डेफिनेशन को जस्टिफाई करेगा।
ओके, इसी तरह से अगर हम स्टेरेडियन की बात करें तो ये यूनिट ऑफ सॉलिड एंगल होता है, ये 3 डायमेंशनल एंगल होता है, ये स्फीयर में बनता है, ये भी डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, डायमेंशन नहीं होता है इसका। किसी भी कंप्लीट स्फीयर में, जिस हमने ऊपर देखा कंप्लीट सर्कल की बात कर रहे थे, ऐसे ही अगर मैं आपसे कहता हूँ कि जैसे फुटबॉल शेप है, इसको एज ए होल कंप्लीट शेड कर दें। अब ये जो पैच मैंने ये ऊपर पुट किया था आर स्क्वायर, इस डेरिवेशन में इस पैच को मैं आर स्क्वायर की बजाय 4 पाई आर स्क्वायर पुट करूंगा, बिकॉज ये स्फीयर का टोटल एरिया होता है। सो अगर हम पैच ऑफ द स्फीयर कंप्लीट स्फीयर को ही शेड करके पुट करें, वो 4 पाई आर स्क्वायर बनेगा। अब आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, आंसर इज इक्वल टू 4 पाई स्टेरेडियंस। तो यहाँ से इंफॉर्मेशन हमारे पास आती है कि 1 स्टेरेडियन क्या है। 1 स्टेरेडियन तब बनता है अगर जो पैच है हमारे पास स्फीयर में वो कितना एरिया बना रहा हो, ए इज इक्वल टू आर स्क्वायर बना रहा हो। बट अगर मैं इस पूरे को शेड कर देता हूँ, पूरा शेड करने का मतलब ये है कि मैं इसको एरिया ऑफ कंप्लीट स्फीयर पुट करता हूँ, तो कंप्लीट स्फीयर जो सॉलिड एंगल बनाता है वो 4 पाई स्टेरेडियंस होता है। अगर सेमी स्फीयर होगा उसको हाफ कर देंगे 6.28 स्टेरेडियन या 2 पाई स्टेरेडियन, और क्वार्टर स्फीयर में 1/4 कर देंगे टोटल वैल्यू को, तो ये पाई स्टेरेडियन बनेगा जो कि 3.14 स्टेरेडियंस है। सो डियर स्टूडेंट्स, यूनिट्स एंड कन्वेरियंस के हवाले से भी एक टेबल आप देख सकते हैं, इसमें कुछ वैल्यूज आपको याद करनी पड़ेंगे रिगार्डिंग डिफरेंट क्वेश्चंस। सिंपली इनको गो थ्रू करते हैं। 1 kg इज इक्वल टू 2.2 पाउंड्स, 1 स्लग 14.6 kg होता है, 1 टन इज इक्वल टू 40 kg है, 1 मीट्रिक टन इज इक्वल टू 25 टन विच इज इक्वल टू इंटू 40 विच इज 1000 किलोग्राम। 1 AMU जिसको हम केमिस्ट्री में AMU कहते हैं, और फिजिक्स चैप्टर 21 में आपने इसको 1U पढ़ा हुआ है, दैट इज कॉल्ड यूनिफाइड मास स्केल, and that is equal to 1/12 of the mass of carbon 12, which is equal to 1.6606 10 raised to power minus 27 किलोग्राम। लेंथ और डिस्टेंस की यूनिट्स की बात करते हैं। 1 मीटर इज इक्वल टू 3.28 फीट, 1 माइल 1.6 किलोमीटर, 1 इंच 2.54 सेंटीमीटर, 1 माइक्रोन विच इज इक्वल टू 1 माइक्रोमीटर, या कन्वर्ट करने पे 10 के पावर -6 मीटर लिखा जा सकता है। 1 एंगस्ट्रॉम इज 10 raised to power -10 मीटर, ऑल्सो रिटन एज 0.1 10 raised to power -9 मीटर, या 0.1 नैनोमीटर। 1 फर्मी इज 1 फेम्टोमीटर, एंड फेम्टो 10 raised to power -15 होता है। 10 raised to power -15 मीटर को हम 1 फर्मी कहते हैं। 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इट इज इक्वल टू 1.496 10 के पावर 11 मीटर्स। 1 लाइट ईयर जो कि डिस्टेंस का ही यूनिट है, 9.46 10 की पावर 15 मीटर, ऑल्सो इक्वल टू 9.46 10 की पावर 12 किलोमीटर, या 10 की पावर 16 मीटर। 1 पैरालैक्टिक सेकंड इट इज ऑल्सो द यूनिट ऑफ लेंथ एंड द डिस्टेंस, नॉट टाइम। इसको 1 पारसेक भी कहते हैं, जो कि 3.26 लाइट ईयर के बराबर होता है, या 30.84 10 की पावर 15 मीटर। टॉकिंग अबाउट फोर्स एंड वेट, फोर्स भी है, वेट भी है, टेंशन भी है, जो कि न्यूटन में मेजर करते हैं। इसका कन्वर्जन फैक्टर 1 न्यूटन इज 10 raised to power 5 टाइम्स, एंड 1 जूल दैट इज इक्वल टू 10 raised to power 7 अर्ग, इट इज द यूनिट ऑफ वर्क और एनर्जी। पावर के वाले से वॉट है, विच इज इक्वल टू 10 की पावर 7 अर्ग पर सेकेंड, एंड 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू 746 वॉट। सिमिलरली जब आप चैप्टर 14 में आप बी पढ़ते हो, जिसको हम मैग्नेटिक इंडक्शन भी कहते हैं, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ भी कहते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी भी कहते हैं, यूनिट इज टेस्ला, एंड 1 टेस्ला इज इक्वल टू 10 raised to power 4 गॉस। मैग्नेटिक फ्लक्स जिसको हम 5B लिखते हैं, चैप्टर 14 में पढ़ा आपने इसके बारे में, इसका यूनिट वेबर है, और इसको अगर कन्वर्ट करते हैं इसका CGS यूनिट होता है मैक्सवेल। 1 वेबर इज इक्वल टू 10 raised to power 8 मैक्सवेल। HC/G स्क्वायर रूट अगर इसको सॉल्व किया जाए तो इसका आंसर m में कन्वर्ट होता है। इसी तरह से Hg/C क्यूब का स्क्वायर रूट करेंगे तो ये लेंथ में कन्वर्ट होगा। टाइम को Hg/C 5 होल स्क्वायर रूट करेंगे तो इसका आंसर टाइम में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, अब मैं इसमें एक सैम्पल के तौर पे आपको सॉल्व करके दिखा देता हूँ। जैसे हमारे पास HC/G का स्क्वायर रूट है, अब इसमें यूनिट ज़रा पुट करके देखें। H स्टैंड फॉर प्लैंक कांस्टेंट, यूनिट आपको मालूम है इसका जूल सेकंड होता है, एंड C इज द स्पीड ऑफ लाइट विच इज इक्वल टू मीटर पर सेकंड, एंड कैपिटल G स्टैंड फॉर ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू आपको याद होनी चाहिए 6.67 10 की पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर ओवर kg स्क्वायर, और इस पर कंप्लीट स्क्वायर रूट लगा दें। अब कैंसिलेशन जब हम करेंगे तो सेकंड एंड सेकंड कैंसिल हो जाएंगे, तो न्यूमरेटर में बचेगा जूल पर मीटर, और इस मीटर से भी स्क्वायर कैंसिल कर देंगे तो हमारे पास मीटर भी कैंसिल हो जाएगा। तो मीटर भी कैंसिल करने के बाद रिमेनिंग जो फैक्टर बचेगा उसको हम रीराइट कर लेते हैं। नाउ वी हैव दिस जूल
कैन सी दैट कि कन्वर्जन फैक्टर जब हम सॉल्व कर रहे हैं तो सेकंड से सेकंड कैंसिल, मीटर से ये वाला स्केयर कैंसिल। और अगर मैं इस जाउल को ओपन करता हूँ, दिस जाउल इज इक्वल टू इन द फर्दर स्टेप, इसको हम न्यूटन मीटर लिख सकते हैं। इट बिकम्स न्यूटन मीटर एंड डिवाइजर में ऑलरेडी हमारे पास इस पर भी स्केयर आएगा, न्यूटन मीटर स्केयर पर केजी स्केयर। सो वी हैव न्यूटन मीटर इन द जाउल को मैंने ओपन किया, यहाँ पे जाउल इज इक्वल टू न्यूटन मीटर, और डिवाइजर में हमारे पास है न्यूटन मीटर ओवर केजी स्केयर। ये ओवर केजी स्केयर ऊपर शिफ्ट होकर यहाँ पे आ जाएगा। अब न्यूटन मीटर से न्यूटन मीटर कैंसिल, स्केयर से ये स्केयर रूट कैंसिल, आंसर इज इक्वल टू केजी विच इज़ द यूनिट ऑफ मास। तो इसी तरह से कन्वर्जन अगर आप करें, एच जी ओवर सी क्यूब स्केयर रूट, ये भी लेंथ में मीटर में कन्वर्ट होगा। एच जी ओवर सी 5 का स्केयर रूट, इसको कन्वर्ट करेंगे टाइम या सेकेंड में कन्वर्ट होगा। 2000 क्वेश्चन देखते हैं 2014 का एमडी कैट का। द फॉर्मूला फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ इज गिवन विच इज इक्वल टू E इक्वल टू F ओवर Q नॉट। E is equal to F over Q naught. E electric field strength, F force है, Q is the charge. Which one of the following options give the best correct base units of the electric field strength? जब भी क्वेश्चंस आए कोशिश किया करें, जब आप वीडियो देख रहे होते हैं आप इसको पॉज करके क्वेश्चंस को पहले खुद सॉल्व करें और गैस करें कि क्या आंसर है, उसके बाद आप उसको क्लिक दोबारा करके उसको ऑन करेंगे। सो आंसर की तरफ हम आते हैं। ऑप्शन नंबर अल्फा इज द करेक्ट आंसर, केजी मीटर सेकंड माइनस 3 एम्पियर माइनस 1। नाउ लेट्स चेक द सॉल्यूशन। E इज इक्वल टू F ओवर Q, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट चार्ज। इन टर्म्स ऑफ यूनिट हम इसको लिख सकते हैं न्यूटन पर कूलम। अब न्यूटन इटसेल्फ बराबर होता है केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर एंड कूलम इज इक्वल टू एम्पियर सेकंड। तो इसको एडजस्ट करने के बाद आपको रिक्वायर्ड आंसर मिल जाएगा, किलोग्राम मीटर सेकंड माइनस 3 एम्पियर माइनस 1। जी क्वेश्चन नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस इज करेक्ट? 2010 एमडी कैट का ये क्वेश्चन है, इसमें से कौन सी ऑप्शन दुरुस्त है? ऑप्शन नंबर डेल्टा इज द करेक्ट आंसर। ओके, अब इसमें जो इक्वेशन हमें माइंड में रखनी पड़ेगी, फाई इज इक्वल टू बी ए और बी इज इक्वल टू 5 ओवर ए एंड फाई का यूनिट वेबर है, ए का यूनिट एरिया है मीटर स्क्वायर। सो वेबर पर मीटर स्क्वायर ही दरअसल टेस्ला के बराबर होता है क्योंकि बी में कन्वर्ट हो जाता है। इक्वेशन को हम सामने रखते हैं, फाई इज इक्वल टू बी ए, इसमें से बी सेपरेट कर दें, बी इज इक्वल टू 5 ओवर ए। नाउ बी का यूनिट टेस्ला है, फाई का यूनिट वेबर है एंड टेस्ला इज इक्वल टू वेबर पर मीटर स्क्वायर। अब टेस्ला को ही अगर मैं ओपन करता हूँ, जिसमें एक फार्मूला अपनी बुक में पढ़ा हुआ है, F इज इक्वल टू ILB साइन अल्फा वाला फार्मूला, साइन अल्फा 90 हो जाएगा, साइन 91, हम इसी को सॉल्व करते हैं। इसमें B फाइंड कर लें, B इज इक्वल टू F ओवर IL। तो अब इसका यूनिट आपके सामने ऑब्वियस है, दैट इज इक्वल टू न्यूटन ओवर एम्पियर मीटर। एडजस्ट करने पे ऑप्शन नंबर अल्फा करेक्ट हो जाएगा। एंड सिमिलरली ऑप्शन बीटा इन्फॉर्मेशन बेस्ड पॉइंट है कि 1 टेस्ला इज इक्वल टू 10 की पावर 4 गॉज होता है एंड ऑल्सो 1 वेबर पर मीटर स्क्वायर, जो कि हमने यहाँ पे देखा 1 वेबर पर मीटर स्क्वायर ही दरअसल टेस्ला है। सो फ्रॉम दीज यू कैन चेक ऑप्शन डेल्टा इज द करेक्ट आंसर। ऑल ऑफ दीज आर द करेक्ट इक्वेशंस। जी नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मैग्नीट्यूड ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी इज डैश एंड द न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी इज डैश। ऑप्शन का जो आंसर इसमें बनता है वो ऑप्शन बीटा इसका करेक्ट आंसर है, यानी कि इसमें डिपेंडेंस और इंडिपेंडेंस की बात की गई है। अब सवाल ज़रा समझें कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का जो मैग्नीट्यूड है क्या वो सिस्टम ऑफ यूनिट्स पे डिपेंड करता है या नहीं करता, हमने एक्चुअली ये एनालाइज करना है। सेकेंडली उसने पूछा न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी, क्या ये सिस्टम ऑफ यूनिट्स पे डिपेंड करेगा क्या नहीं करेगा। ओके, अब इसको एनालाइज करने के लिए एक इजी एग्जांपल लेते हैं। जैसे मैं आपको अभी पिछली डिस्कशन में समझा चुका हूँ कि फिजिकल क्वांटिटी मैग्नीट्यूड ज़रूर पोजेस करती हैं। अब मैग्नीट्यूड के 2 इंग्रेडिएंट्स होते हैं जिसमें न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड भी और यूनिट भी है। सो टेक एन एग्जांपल, 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम। आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे यूनिट को चेंज किया है। जो यहाँ पे यूनिट केजी है ये SI का यूनिट है, ग्राम जो है ये सीजीएस यूनिट है। सिस्टम ऑफ यूनिट्स में चेंजिंग की है। सिस्टम ऑफ यूनिट्स में चेंजिंग करने से टोटल अमाउंट चेंज नहीं होगी, टोटल अमाउंट वुड रिमेन सेम। फॉर एग्जांपल अगर आप किसी पत्थर का मैस की बात कर रहे हैं, अगर एक पत्थर का मैस फॉर एग्जांपल 1 kg है
अगर मैं आपसे पूछूं कि वो ग्राम्स में कितना है तो वो 1000 ग्राम्स होगा। अमाउंट वो चेंज नहीं होगी, जितनी उसमें अमाउंट मैटर की 1 kg में है उतनी ही अमाउंट मैटर की 1000 ग्राम्स के अंदर है। तो हम कह सकते हैं कि 1 kg और 1000 ग्राम कंटेन द सेम अमाउंट। सेम अमाउंट का मतलब सेम मैग्नीट्यूड ऑफ मास एंड दस मैग्नीट्यूड ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ द सिस्टम ऑफ यूनिट्स। एक और इजी एग्जांपल, आप शॉपकीपर से चीनी परचेज करना चाहते हैं, आप उसको ये कहते हैं कि मुझे 5 किलोग्राम चीनी चाहिए। या दूसरी ऑप्शन, आप एक और शॉप से चीनी परचेज करना चाहते हैं, आप उसे ये कहते हैं कि आपको 5000 ग्राम चीनी चाहिए। अब 5 kg में उतनी ही अमाउंट आपको चीनी की मिलेगी और 5000 ग्राम के अंदर भी आपको उतनी ही अमाउंट चीनी की मिलेगी। इसका मतलब है मैग्नीट्यूड इज अ कंपोजिट फैक्टर, वो चेंज नहीं होगा। हाँ, नंबर जरूर चेंज हुआ। तो इसीलिए जब हम नंबर की बात करते हैं, व्हेन यू यूज द वर्ड न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड में नंबर चेंज होता है। जैसे आप इस एग्जांपल से देख सकते हो कि यहाँ नंबर 1 था, यहाँ पे नंबर 1000 है। सो न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड changes with respect to the system of units, therefore it depends upon the system of units. Next, a physical quantity is calculated from the formula given, जो कि pi/3 into a square minus b square into h है, जबकि स्टेटमेंट के मुताबिक h, a and b are length. The quantity being calculated is, हाँ जी, पहले आप सॉल्व करेंगे फिर आप वीडियो को नेक्स्ट करेंगे, पहले पॉज करके सॉल्व करें। ऑप्शन नंबर बीटा इसका करेक्ट आंसर है। अब ऑप्शन बीटा को जस्टिफाई करने के लिए हमें कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। इक्वेशन की फॉर्म जो आपके सामने है, दैट इज इक्वल टू pi/3 a square minus b square into h। अब स्टेटमेंट को जरा गौर से देखें, उसने कहा कि हाइट भी मीटर्स में यानी कि इन टर्म्स ऑफ लेंथ है, a भी लेंथ है, b इज ऑल्सो लेंथ। अब एक कैलकुलेशन मैंने यहाँ पे नंबर्स की बेस पे की है, पहले मैं जरा इसको ईजी वे में आपको समझा देता हूँ। pi/3 a स्क्वायर को आप रफली अज्यूम कर लें, दैट इज इक्वल टू 6 मीटर का स्क्वायर। ए लेंथ है तो मैं इसको खुद से नाम दे रहा हूँ, वैल्यू दे रहा हूँ। एंड बी एक लेंथ है, इसको आप अज्यूम करके सपोज 3 मीटर का स्क्वायर बोल दें। हाइट भी एक लेंथ है, यू कैन टेक दिस एज 2 का स्क्वायर, 2 मीटर का स्क्वायर। अब इन दोनों को जब आप सॉल्व करोगे, pi/3 यकीनन आंसर मीटर में मिलेगा आपको, और 2 का स्क्वायर करेंगे 4 मीटर, इसका भी आपके पास आंसर मीटर में ही आएगा। तो आप देख सकते हैं कि ये ब्रैकेट के जो अंदर था ये मीटर स्क्वायर में आ रहा है। अब इस मीटर स्क्वायर को जब आप इस मीटर से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर वुड बी मल्टीपल, जो भी हो नंबर होगा, मल्टीपल के साथ जो यूनिट होगा वो मीटर क्यूब ही आना चाहिए। सो दैट मीन्स कि अगर इस फॉर्म की इक्वेशन जो आपके पास क्वेश्चन में गिवन है, इसको सॉल्व करने पे जब आंसर बनेगा आपके पास, वो वॉल्यूम शेप में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ जो गिवन सोल्यूशन आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने ए को क्यू मीटर पुट कर दिया, 6, 7 पुट करने के बाद जनरलाइज किया मैंने यहाँ पे, जबकि पी, क्यू, आर, एस, टी ये सारे कोई भी रैंडम नंबर्स हैं। सो ए इज इक्वल टू क्यू मीटर्स, सिमिलरली बी इज इक्वल टू आर मीटर्स, और हाइट को हम एस मीटर कह देते हैं। सो क्यू आर एस कंबाइन करेंगे, इसको हम पी एस टी कह देते हैं, यानी कि कोई भी नया यूनिट नंबर बन जाएगा। सो बेसिक चीज़ जो हमारे पास ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो उसको यूनिट देखना है। तो आप देख सकते हैं यूनिट जो हमारे पास निकलेगा दैट इज इक्वल टू मीटर क्यूब, जो कि वॉल्यूम की कंसिडरेशन को फॉलो कर रहा है। Next we have relation between velocity and time of a body is given by the formula v is equal to a plus b over t plus ct square. The units of a, b and c will be given. options आपके सामने हैं। अब इसमें जो करेक्ट आंसर बनेगा दैट इज ऑप्शन नंबर बीटा। ओके, अब इसकी रीज़न की तरफ अगर हम जाते हैं, इस सोल्यूशन से पहले अगर हम इस इक्वेशन को सामने रखें, एक चीज़ क्लियर रखिएगा कि वेलोसिटी इज इक्वल टू वेलोसिटी प्लस वेलोसिटी प्लस वेलोसिटी। इसमें प्लस एक्सेलरेशन नहीं आ सकता, क्योंकि वेलोसिटीज़ को ऐड करेंगे तो वेलोसिटी आंसर निकलेगा। सो कीप दिस इन माइंड कि ओनली दोज क्वांटिटीज आर एडिड और सब्ट्रैक्टेड विच आर ऑफ सेम नेचर। वेलोसिटी को वेलोसिटी में ऐड करना पड़ता है। अब इस बेस को अगर मैं माइंड में रखता हूँ, इसका मतलब है कि v और a ये दोनों वेलोसिटीज़ हैं, तो आप इनको एक कंपैरेटिव बेस पे लिख सकते हैं। a कॉरस्पॉन्ड्स टू v। अब a एक्सेलरेशन नहीं है, यहाँ पे a कोई भी रैंडम वैल्यू है जिसको आपने फाइंड करना है कि a का यूनिट क्या होना चाहिए, बट v का पता है आपको, क्योंकि उसने बता दिया आपको कि v वेलोसिटी है, t जो है वो टाइम है। सो अगर v वेलोसिटी है जिसका यूनिट आप यहाँ लिख देंगे मीटर पर सेकंड, तो a का यूनिट भी मीटर पर सेकंड है। कीप दिस इन माइंड। इन दिस क्वेश्चन a का मतलब एक्सेलरेशन नहीं है। स्टेटमेंट में आप देख सकते हैं उसने कहीं a के बारे में नहीं बताया कि वो एक्सेलरेशन है, वो जस्ट नंबर्स हैं। a, b एंड c आर जस्ट नंबर्स। तो वही इंटरप्रेट करना है कि वो उनके यूनिट्स क्या है। ओके, नेक्स्ट, जिस तरह v और a आपस में कॉरस्पॉन्डिंग है, वैसे ही हम कह सकते हैं कि
कि v एंड b ओवर t भी आपस में कॉरस्पॉन्डिंग है। तो अगर ये कॉरस्पॉन्ड करेंगे वेलोसिटी का यूनिट आपको पता है जो कि दैट इज इक्वल टू मीटर पर सेकंड। हमने b फाइंड करना है तो t क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें। नाउ b इज इक्वल टू vt, वेलोसिटी का यूनिट मीटर पर सेकंड है और सेकंड t को पुट करेंगे तो सेकंड, तो ये बनेगा मीटर। सो यहाँ से हम जज कर लेंगे b का यूनिट मीटर होना चाहिए। एंड नंबर 3, अब हम c फाइंड कर लेते हैं कि c का यूनिट क्या होना चाहिए। v कॉरस्पॉन्ड्स टू ct स्क्वायर, तो आप इन दोनों को कॉरस्पॉन्डिंग शो करते हैं। जो चीज़ फाइंड करनी है उसको सेपरेट कर दें, हमें c फाइंड करना था तो आप इस t स्क्वायर को इधर डिवाइड कर दें, तो ये बनेगा c इज इक्वल टू v ओवर t स्क्वायर। अब वेलोसिटी उसने स्टेटमेंट बताया कि इसका यूनिट हमें ऑलरेडी पता है मीटर पर सेकंड है और t का मतलब उसने यहाँ टाइम यूज़ किया है, तो t मीन्स ये सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। सो एक तरफ मीटर पर सेकंड है और एक तरफ मीटर पर सेकंड ओवर सेकंड स्क्वायर है, तो कंबाइन करने पे मीटर ओवर सेकंड क्यूब। सो ऑप्शन नंबर बीटा इज द बेस्ट आंसर, जिसमें a, b एंड c की जो वैल्यूज़ हैं वो हमारी कैलकुलेशन से मैच करती हैं। Next question is, according to the standard definitions of base units, the new definition of 1 second refers to a duration of। अब इसमें देखा जाए तो चारों ऑप्शंस आपके सामने हैं और इसमें आपको चारों ऑप्शंस ही सही दिखाई दे रही हैं क्योंकि इसमें स्टेटमेंट को रॉन्ग नहीं है। बट द पॉइंट इज कि न्यू स्टेटमेंट या न्यू डेफिनेशन क्या है। अब इसका हिंट में आपको ऑलरेडी ऑप्शन बीटा वैसे इसका करेक्ट आंसर है। इसकी रीज़न जो है मैं आपको ऑलरेडी हिंट दे चुका हूँ। पेज नंबर 265 पे जो डेफिनेशंस जो मैं आपको पार्ट फर्स्ट की बुक का हिंट दे चुका हूँ, वहाँ पे आपको ये सारी डेफिनेशन मिल जाएंगी। अब उसमें ये डेफिनेशन भी है, ये डेफिनेशन भी है। इसी तरह से अगर हम बेस्ट की बात करें, बेस्ट का मतलब न्यू के सेंस में है कि 1 सेकंड का जो न्यू डेफिनेशन आप 265 पेज पे देखिएगा, आपको क्लियरली वहाँ दिखाई देगा, उसने न्यू डेफिनेशन लिखा हुआ है। तो न्यू डेफिनेशन पूछेंगे तो ऑप्शन बीटा ही आपको करेक्ट आंसर होना चाहिए। तो पेज नंबर 265 को आप थॉरली रीड कर लेंगे। Next, if L is inductance, R resistance, C capacitance, V potential difference, then the units of L over R CV will be same as that of alpha current, beta 1 over current, Charlie charge and delta 1 over charge. Correct answer is option number beta. अब इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे। L over R CV, आप देख सकते हो कि इसमें जो R एंड C है ये टाइम के बराबर होता है, जो कि आपने कैपेसिटेंस के टॉपिक में पढ़ा है। R C इक्वल टू T, तो इसको आप पहले T में कन्वर्ट कर लो। इंडक्टेंस का यूनिट होता है हेनरी, दैट इज सिंपली H, और हेनरी बराबर होता है वोल्ट सेकंड पर एम्पेयर। अब सेकंड वोल्ट से सेकंड वोल्ट कैंसिल हो जाएगा, एम्पेयर -1 या 1 ओवर एम्पेयर या 1 ओवर करंट आपके पास ऑप्शन आएगा, विच इज ऑप्शन नंबर बीटा। सो चूँकि हमने जो यूनिट 1 को सॉल्व करना है वो ये यूनिट्स पे, क्वांटिटीज़ पे, उनके नेचर पे डिपेंड कर रहा होता है। तो ओवरऑल पूरी जो 2 बुक्स हैं उसके क्वांटिटीज़, उनके यूनिट्स भी आपको उसका बेसिक गो थ्रू होना चाहिए।